प्रिंटेड बुक से है, प्रिंटेड बुक से भी चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये भी उसी से फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, प्रिंटेड बुक से भी अब समझ लेते हैं। प्रिंटेड बुक्स की शुरुआत कैसे होती है भाई, पता है कि भाई प्रिंटेड बुक्स का मतलब ये था कि नॉट एवरी, अभी सेम जो मैंने अभी चीज़ बताई, ठीक है, जो जिनको डर था, डर किनको था, दो क्लासेस को डर था। अभी मैंने बताया था यहाँ पे आपको, एक क्लर्जीज और ऑटोक्रेटिक, यानी राजा और जो चर्च के लोग हैं उनको डर था कि भाई हमारी सत्ता छिनने वाली है, और इस सत्ता में, इस पावर में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो प्ले करता है आपका बुक, ठीक है। बुक कैसे प्ले करता है, प्रिंटेड बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आएगा ही आएगा। ये उस प्रिंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस प्रिंट चैप्टर का फियर वाला ये जो किस क्लास को, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स, यानी हर किसी ने प्रिंटेड रेवोल्यूशन को वेलकम नहीं करा था। किसने वेलकम नहीं करा? जिनकी दुकानें बंद हो रही थी, जिनकी सत्ता जा रही थी, जिनकी पावर छीनी जा रही थी। और वो कौन लोग थे? वो थे राजा और चर्च के लोग। क्योंकि अब लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब मैं दो चीज़ें बताता हूँ, दोनों के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप अच्छे समझ जाओगे। बिल्कुल कोई से भी आप बच्चे हो, कैसे भी, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आपने सुन रहे हो इसको तो आप आसानी से समझ जाओगे कि भाई वो जो लिखा हुआ है ABC, तो ये हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको समझा दूँ इसके पीछे रीज़न क्या था। दो क्लास हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल क्लास और एक रिलीजियस क्लास, यानी राजा और दूसरा आपकी जो है चर्च। इन दोनों की दुकानें बंद हो रही थी, यानी दोनों मूर्ख बनाते थे, दोनों जो हैं अपनी पावर को बहुत सालों तक इन्हें यूज़ करा जब तक बुक्स नहीं आई, ठीक है। जैसी मार्केट में बुक्स आने लग गई, एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, तो देखो कि बुक्स का क्या रोल था। फिलोसफर्स आते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, रोल ऑफ फिलोसफर। रोल ऑफ फिलोसफर्स ने भाई पहली बार डेमोक्रेसी की बात करी, पहली बार उन्होंने फ्रीडम की बात करी, पहली बार उन्होंने इक्वालिटी की बात करी। लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा, लोगों ने लगा कि भाई ये तो सही बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जनरेशन चेंज होती गई, ठीक है। और इसका जब मिडिल क्लास ने धीरे धीरे देखा कि भाई जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, TH ग्रीन, इस तरह के जो बहुत सारे फिलोसफर थे, उन लोगों ने लिखना स्टार्ट करा किसके अगेंस्ट में? राजाओं के अगेंस्ट में, कि भाई राजा के पास पावर इस तरीके से कम होनी चाहिए या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तब लोगों ने जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा तो लोगों में अवेयरनेस आई, किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति, ठीक है। लोग डेमोक्रेसी में अब बिलीव करने लग गए थे। तो राजा की सत्ता तो छिन्नी ही थी। जब लोग इक्वालिटी बात करेंगे, जो इलेक्शन की बात करेंगे, लोग डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो किसकी दुकान बंद होगी? सबसे पहले राजा की, क्योंकि राजा जो है वो बाय बर्थ राजा बनता है। राजा के मरने के बाद उसका बेटा बनता है, उसके बाद उसका बेटा बनता है, उसके बाद उसका बेटा बनता है, ठीक है, और सो ऑन। तो ये चलती रहती है कंटिन्यूस प्रथा, और इसको कोई चैलेंज भी नहीं करता था। तो सबसे पहले चैलेंज करने का जो काम किया वो बुक्स ने किया, और बुक्स के थ्रू लोगों ने किया, तो राजा की दुकान बंद हो गई। इसलिए राजा जो है फियर में था कि भाई हमारी जो है इक्वालिटी की जब लोग डिमांड करेंगे, लोग जो है फ्रीडम की डिमांड करेंगे, तो फिर हमारा दुकान तो बंद होगी। दूसरा फियर था चर्च वालों को। चर्च वाला जो है भाई, आज भी धर्म के नाम पे आपको बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाया जाता है, पहले भी बनाया जाता था और आज भी धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाया जाता है। अभी आप छोटे बच्चे हो तो इसको आप नहीं समझ सकते कि धर्म के नाम पे आपको कैसे मूर्ख बनाया जाता है। कि धर्म पे आपने ये तो पढ़ाई होगा, जो बड़े बड़े बाबा जो पकड़े गए हैं, बड़े बड़े जो स्कैम हुए हैं बड़े बड़े बाबाओं के, ठीक है, आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में, चाहे वो आशाराम बापू हैं या दूसरे जो बाबा राम रहीम हैं, इन सब के बारे में सुना होगा। तो ऐसे ही अभी भी कुछ बाबा है जो हमेशा से मूर्ख बनाते थे, तो उस समय चर्च ऐसा मूर्ख बनाता था। आज भी क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में ऐसा नहीं कि भाई एक ही धर्म में, हर धर्म के जो कुछ बाबाएँ होते हैं, कुछ मौलवीज होते हैं, कुछ चर्च के फादर होते हैं जो कि मूर्ख बनाते हैं भगवान के नाम पे, ठीक है। और सबसे पहले ये यूरोप में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था कि भाई धर्म के नाम पे उनको लूटा जाता था। उनको कहा जाता है भाई हम जो भी बोल रहे हैं, चर्च के जो लोग हैं वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल कौन रहा है? वो भगवान हमें बता रहे हैं सॉरी, वो हमें गॉड बता रहे हैं कि भाई ये ऐसा काम करो, ऐसा चीज़ करो, ठीक है। तो इस तरीके से चर्च के लोगों को, चर्च के लोग जो है अपने आप को एक डिवाइन पावर में दिखा देते हैं कि भाई हमारे पास डिवाइन पावर है, स्पेशल पावर है, और वो पावर जो है हमें गॉड देते हैं, और गॉड जो है जो हमें बताते हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा गया है। और लोगों के पास बाइबल जो है उपलब्ध यानी अवेलेबल नहीं थी उनके पास। तो ये चीज़ों की वजह से जो है लोगों को बहुत ज़्यादा फूल बनाया जाता था, मूर्ख बनाया जाता था, ठीक है। इसकी वजह से लोगों ने जब पढ़ना स्टार्ट करा, जब लोगों को फर्स्ट टाइम बाइबल प्रिंट हुई, और सबसे पहली बुक्स भी याद रखिएगा बाइबल ही थी, जो कि जॉन गुटेनबर्ग ने 1448 में पब्लिश करी थी। उसके बाद लगभग पूरे हर जगह जो है बाइबल्स कई सालों के बाद, मतलब आप देखो कि 15th सेंचुरी बीत गया, 16th सेंचुरी बीत गया, 18th सेंचुरी बीत गया, तब जाकर के रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। तो यहाँ पे इतने साल बीतने के बाद जब लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा, बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करा, तब जाकर के लोगों को समझ में आता है भाई बाइबल में एक्चुअली में क्या लिखा था। इसलिए जो है जब लोगों ने खुद से कनेक्ट करना स्टार्ट करा गॉड से, कि भाई गॉड ने ऐसा कुछ नहीं करा जो कि ये लोग हमें मूर्ख बनाते थे, ठीक है। तो ये लोग की दुकानें भी बंद होने जा रही थी, किसकी? चर्च वालों की। अब पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है।
Many were apprehensive of effect of that easier access to printed word and wider circulation of books could have on people's mind, यानी लोगों के माइंड में एक बहुत ज़्यादा प्रिंटेड बुक्स ने अफेक्ट करा था उनको, जो है ये फीलिंग आ गई थी कि भाई हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है. इट वॉज फियर्ड इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वॉट वॉज प्रिंटेड एंड रीड, देन रिबेलियस एंड इरिलियस थॉट माइंड माइट स्प्रेड. अब यही राजा जो लोग हैं, चर्च के लोग जो हैं, वो इनको ये लग रहा था कि भाई अब जो है बुक्स जो है लोगों को माइंड को करप्ट करेगी, यानी जो हमारी धर्म की चीज़ें उसमें अब लोग जो है धर्म की एक्सप्लेनेशन लिख रहे थे कि भाई धर्म ऐसा होता है. क्योंकि एक्सप्लेनेशन समझा दूँ क्या होता है, जैसे बाइबल जो अपनी ओरिजिनल चीज़ में लिखी होगी, किसी ने लिखी होगी, तो लोग उसका एक्सप्लेनेशन ईजी भाषा में लिखते हैं, ठीक है, जिससे लोगों को उसका असली मतलब पता चल सके. तो इस तरीके से लोगों को लगा भाई ये चर्च की चीज़ों को छेड़ रहे हैं, ये बाइबल्स को उसमें एडिटिंग कर रहे हैं, अपने अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये लोगों को माइंड को करप्ट करेगा. तो लोगों ने खासकर चर्च ने इसका भी विरोध करा. भाई प्रिंटेड बुक्स जो है हमारी जो ट्रेडिशनल थॉट है उसको तोड़ रहे हैं, यानी कंजर्वेटिव्स के आइडियाज़ को तोड़ रहे हैं. इट हैपन इफ दैट हैपन द अथॉरिटी वैल्यूबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड, यानी उनके मन में ये डर था कि ये तो बहाने थे, ठीक है, ये नहीं, ये सब बहाने थे कि भाई हमारा जो है कस्टम, हमारा रिलीजन, हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो जो है नए जो लिटरेचर लोग हैं वो उसको करप्ट कर रहे हैं, वो बेकार कर रहे हैं, ठीक है. बट ऐसा कुछ नहीं था. लोग जो है बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी व्याख्या दे रहे हैं, अपने अपने थॉट्स लिख रहे हैं, तो इसमें तो और अच्छी बात है ना, बहुत ज़्यादा. तो ये चीज़ें उसको पसंद नहीं है, किसको, चर्च को और राजा को, ठीक है. तो ये था, फियर था. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बनेगी, लेकिन ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे समझने में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं बस वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आने वाले हैं एग्जाम में. यहाँ पे देखो एक और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है. यहाँ पे आपका ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, एक्सप्लेन द, ये आपका डैम वाटर से इसका ज़रूर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 5 मार्क्स में आएगा, हालांकि इस समय जो है 3 मार्क्स में पूछा गया है. तो आप 5 मार्क्स में अगर आएगा आगे तो हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है. यहाँ पे 3 मार्क्स में दिखा गया है, यानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से, यानी मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है उससे क्या स्क्रूटनी एंड अपोजिशन, यानी इन रिसेंट ईयर्स, यानी इससे क्या नुकसान, डीमेरिट्स या इससे क्या क्या जो प्रॉब्लम्स राइज हुई है इन रिसेंट ईयर्स, यानी इसका क्या क्या अपोजिशन हो रहा है. अपोजिशन मतलब क्या है, यानी डैम बनने से, मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनसे क्या नुकसान हो रहा है, सोसाइटी में क्या क्या इसका अपोजिशन रेज करना पड़ा है, तो उसको लिखना है आपको. जाहिर सी बात है डैम से फ़ायदे तो हैं, तो फ़ायदे आपको नहीं लिखने हैं, यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको उसके नुकसान लिखने हैं. ध्यान देना, यहाँ पे बात हो रही है ग्रेट स्क्रूटिनी एंड अपोजिशन इन रिसेंट ईयर्स, सेम टू सेम बिल्कुल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में, 5 मार्क्स में पूछा जाता है और यहाँ पे 3 मार्क्स से पूछा गया, ठीक है. तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि भाई इसमें हालांकि वो वाला क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ओके. सो इसमें एक मैं ऐड कर दूंगा स्पेशली. तो regulating the damming rivers affect the natural flow of causing poor sediments flow, the excessive sediment at the bottom and reservoir resulting in rockier streams beds and poor habitation of river aquatic life. सबसे पहले भाई जो नेचुरल जो रिवर होती है उसका पानी आपने रोक रहे हो और एक बहुत बड़े लेवल पे रोक रहे हो, एक तरफ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, दूसरी तरफ पानी बहुत कम हो जाता है, ठीक है. तो नेचुरल जो फ्लो है रिवर का वो रुक जाएगा. इसकी वजह से एक तरफ जो सेडिमेंट्स, यानी एक तरफ जो मट्टी वगैरह है या जो उसको कीचड़ है जो बॉटम में बहुत ज़्यादा भरती जाएगी, ठीक है. इससे क्या होगा कि इससे नेचुरल जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है. वहाँ की जो उसमें जो भी इंसेक्ट्स हैं, जो भी फिशेज़ हैं, जो भी उसमें जो टर्टल्स हैं, उनकी लाइफ अफेक्ट होती है किससे, डैम से, ठीक है. तो पहला अपोजिशन ये है. दूसरा अपोजिशन जो है, डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट स्पेशली ऑफ फॉर द क्या है स्वैनिंग, ठीक है. अब स्वैम्पिंग मतलब क्या है, स्वैम्पिंग मतलब जैसे यहाँ पे मान के चलो डैम से क्या हो रहा है कि भाई धीरे धीरे की जो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ जो माइग्रेट करती है, स्पेशली जो फ्री में जो बिल्कुल ही बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मूवमेंट होती थी, मछली एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ठीक है, वो माइग्रेट करेगी, उसको किस मौसम में जो है अंडे देने हैं, कहाँ देने हैं अंडे, किस इन्वायरमेंट में देना है, तो वो सब चीज़ें भी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, ठीक है. थर्ड पॉइंट में क्या कर रहा है, रिजर्वोयर ऑल्सो क्रिएटेड द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज एग्जिस्टिंग वेजिटेशन सॉइल लीडिंग इट्स डीकम्पोजिशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इससे क्या हो रहा है कि भाई इससे जो हमारा जो एक तरफ बहुत पानी रुक गया,
दूसरी तरफ पानी बहुत कम है, ठीक है। तो जिस तरफ पानी रुका है उस तरफ का इलाका बहुत लार्ज स्केल पे जो है वो सबमर्ज हो जाए, डूब जाता है, जिससे बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत सारा जो लोग हैं वो उनका बहुत सारे इलाके जो हैं वो डूब गए, ठीक है। और जो नर्मदा रिवर पे जो डैम बना है उससे बहुत सारे इलाके डूब गए, बहुत सारा इलाका खाली कर दिया जाता है, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो भी इसके चपेट में आ जाती है, ठीक है। तो इससे ये हो रहा है। इसके अलावा कई जगह जो है जैसे टिहरी डैम प्रोटेस्ट में क्या हुआ था कि वहाँ पे अर्थक्वेक की ज़्यादा जो राइज हो चुके हैं वहाँ पे, वहाँ के लोगों को प्रोटेस्ट है। तो ये सब चीज़ें आपके आ सकती है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिए। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वाले प्रॉब्लम है। इसके अलावा रिवर का जो डैम बनाने से क्या होता है कि भाई लड़ाइयाँ बढ़ जाती है। लड़ाइयाँ जैसे कि आपने एक डैम बना लिया, हरियाणा में डैम बना, जैसे कावेरी रिवर डैम है, ठीक है, जो कावेरी रिवर पे बना हुआ है, तो वो 3 स्टेट्स में जाती है रिवर, वो कावेरी रिवर जो है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। अगर मान के चलो भाई कर्नाटका वालों ने डैम बना लिया तो नीचे तो पानी जाएगा नहीं, नीचे साइड यानी केरला में, तमिलनाडु में, तो वहाँ के किसानों जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाता है उनके बीच में, भाई आपने पानी ज़्यादा रोक कैसे लिया। जैसे हरियाणा अगर पानी रोक ले तो दिल्ली में पानी आता नहीं है, तो इस तरीके से जो है कन्फ्लिक्ट होता है पानी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसोर्सेज से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है एग्रीकल्चर से है। हाँ, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जूट और शुगर केन पे है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताए गए। यहाँ पे मोहन ऑन्स फार्म ऑफ द उत्तर प्रदेश ही विशेष टू कल्टिवेट एदर जूट और शुगर केन विच ऑफ द। देखो यूपी में जाहिर सी बात है आपको पता होगा भाई शुगर केन के लिए बेस्ट है। शुगर केन मतलब यूपी में शुगर केन होती है और वेस्ट बंगाल में जूट होता है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में, यानी बांग्लादेश की तरफ। और इंडिया में जो है क्योंकि ज़मीन सेम ही है तो अब तो वो बांग्लादेश बन चुका है और इंडिया में, और दोनों ही कॉम्पिटिशन है। जूट यानी बंगाल के इलाके में होता है और शुगर केन जो है यूपी के इलाके में होता है। तो जाहिर सी बात है आप कौन से ग्रो करोगे, आप यूपी में रहते हो तो आप ग्रो करोगे आप शुगर केन। तो इसके लिए शुगर केन के लिए वही आपको 3 चीज़ें याद रखनी। रेनफॉल, इसके लिए जो है बेस्ट सुटेबल तो यूपी रहेगा। यूपी में आज भी सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। शुगर केन जो है यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। रिक्वायर्ड टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। नीड जो है आपका 70, रेनफॉल जो है आपकी 75 से 100 सेंटीमीटर। इतना ही आपको लिखना है, इसी तरीके से याद रखना है। इरिगेशन रिक्वायर्ड होगी थोड़ी सी कम रेनफॉल की, जब कम रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं खास बहुत ज़्यादा। बस आपको यही याद रखना है भाई यूपी में गन्ना होता है, इसका टेम्परेचर ह्यूमिड होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही 5 मार्क्स में क्वेश्चन, अच्छा ये 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन आ सकता है। यूनिटरी और फेडरल सिस्टम। यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है? पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म से, ठीक है, क्वेश्चन ये जो है पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म से क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप समझिए यूनिटरी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल भाषा में, यहाँ पर जिस देश में सिर्फ जो छोटी कंट्री होती है वहाँ पे सिर्फ एक लेवल पे गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में 3 लेवल पे गवर्नमेंट है, जिसे कहते हैं हम फेडरल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। एक से ज़्यादा जिस देश में गवर्नमेंट होगी, एक से ज़्यादा जिस देश में गवर्नमेंट होगी उसको कहेंगे फेडरल सिस्टम। जिस देश में सिर्फ एक ही लेवल पे गवर्नमेंट होगी, सिर्फ एक ही सरकार जो है पूरे देश को संभाल रही है, तो वहाँ पे कहेंगे यूनिटरी सिस्टम। डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। जिस देश में सिर्फ एक लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है उसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। जहाँ पर एक से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम, ठीक है। इंडिया में मोर देन 1 ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट 1, स्टेट गवर्नमेंट 2 और लोकल गवर्नमेंट 3, यानी हमारे तो 3 गवर्नमेंट है, यानी हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर हुआ। जनरली मोस्टली कंट्रीज में जहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पे 2 लेवल पे गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या जो है अलग अलग नाम हो सकते हैं, ठीक है। प्रोविंसेस गवर्नमेंट होती है अलग अलग जगह पे, बट लेवल पे 2 होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और जिस देश में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे? यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पर सिर्फ एक लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। एग्जाम्पल, इंडिया जो है फेडरल कंट्री है, यूएसए फेडरल कंट्री है, जो भी बड़े बड़े देश होते हैं वो फेडरल कंट्री होती है। इंग्लैंड यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है। सो अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट ऑफ द आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अगर गवर्नमेंट होगी भी तो उनके अंडर में ही काम करेगी। किसके अंडर में काम करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही, उससे बोलेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेन गवर्नमेंट होती है यहाँ पर, जिसको बोलेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बिल पास करेगा उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, यानी किसी भी गवर्नमेंट को जो है चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, अगर हो जिस देश में, ठीक है, तो वहाँ पे
सारा का सारा सिस्टम किसके गवर्नमेंट के अंडर में चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो भी गवर्नमेंट होगी वो एक ही होगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ऑर्डर फॉलो करे जाएंगे अगर वहाँ पे छोटी मोटी गवर्नमेंट क्रिएट करी गई है तो। दूसरा आता है फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे भाई एक से ज़्यादा लेवल पे जो है गवर्नमेंट डिवाइड करेगा, और यहाँ पे जो पावर वो सेपरेट होंगे, ध्यान देना इन दोनों की पावर बिल्कुल अलग अलग होगी, जो कि उनकी पावर कहाँ से मिलती है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से दोनों की पावर डिवाइडेड होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग होगी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग होगी, और इन दोनों की पावर में अगर कोई लड़ाई होता है तो उसके लिए जुडिशरी आती है, या कॉन्स्टिट्यूशन का ही सहारा लिया जाता है कि भाई आपके पास पावर लिखी गई है बाकायदा कि आपके पास इतनी पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है, और ये आप एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर जो होता है आपका फेडरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी जहाँ पर जो है पावर डिवाइडेड होती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल, और सेंट्रल और स्टेट की जहाँ पावर डिवाइडेड होती है उसको क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर डिवाइडेड होती है, और डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है उनकी पावर्स को, ठीक है। तो ये आपका जो है फेडरल स्ट्रक्चर और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंट हो गया। इफ द फेडरल सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट ऑन विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ दिस गवर्नमेंट सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, ठीक है। यानी पीपल का मतलब ये हुआ कि वो सरकार जो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ की जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे वो पावर लेते हैं, और जो है वो जनता के प्रति जिम्मेदार ज़्यादा होते हैं, ना कि एक गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। तो यानी इनकी पावर डिवाइडेड होती है सेपरेटली, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सोशल डिवीजन, ये आई थिंक आपका सिलेबस में नहीं आ रहा है, तो इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी शायद आई थिंक आपका नहीं आ रहा है, सिटीजनशिप का नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, आई थिंक, हाँ ओके, ये लास्ट का चैप्टर ये आपका आ रहा है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं। सो डेमोक्रेसी लीड टू द पीसफुल हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन, ठीक है। अब ये 5 मार्क्स में आ सकता है, और 3 मार्क्स में तो यहाँ पे इन्होंने दिया ही हुआ है, तो 5 मार्क्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सब वहाँ पे इक्वल तरीके से रहे। बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा। हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन, डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी होना एक बहुत ही अच्छी बात है, कंपलसरी है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि बिल्कुल परमानेंट पीसफुल हो, अनडिवाइडेड हो, अनकन्फ्लिक्टेड हो, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पर लोग अलग अलग डाइवर्स ना हो, ठीक है। तो डाइवर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसी मतलब है, बहुत कम कंट्री जो कि बिल्कुल सेम टू, मतलब एक ही कास्ट हो, एक ही लोग हो, तो ऐसे बहुत कम कंट्री है, एक ही 2 कंट्री होंगी ऐसी जो बिल्कुल ही होमोजेनस कंट्री है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई डू डेमोक्रेसी लीड टू द पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन्स, यस ऑब्वियसली डेमोक्रेसी जो है बेस्ट, जो है बेस्ट एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है अमंग द डिफरेंट सिटीजन के बीच में। कैसे, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है सबसे पहले आपके कन्फ्लिक्ट्स रोकती है अलग अलग कम्युनिटी के बीच में। कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर इक्वलिटी दी गई है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमने देखा बेल्जियम में डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे सबको बराबर राइट्स दिया गया। पावर शेयरिंग जो है सभी को मौका मिलता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाता है, कन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर मान के चलो भाई हमारे देश में जो श्रीलंका जैसा एग्जाम्पल है, श्रीलंका में क्या हुआ था कि वहाँ पे मेजोरिटी जो है शिन्हालास थे, और माइनॉरिटी में बहुत कम संख्या जो थी वो पे तमिल से। तो अगर मनमानी करेंगे, मेजोरिटी अगर अपनी मनमानी करेगी, डोमिनेंस दिखाएगी, डोमिनेंस मतलब अपना ताकत दिखाएगी, अपना वर्चस्व दिखाएगी, तो क्या होगा, कमज़ोर लोग कभी ना कभी प्रोटेस्ट करेंगे, वो लोग विरोध करेंगे, वो लोग जो है रिबेल करेंगे। तो डेमोक्रेसी जो है अगर सही तरीके से फॉलो करी जाती है, डेमोक्रेसी होनी अच्छी बात नहीं है, डेमोक्रेसी को फॉलो करना अच्छी बात है। अगर डेमोक्रेसी को फॉलो करा जा रहा है, उनके सारे प्रिंसिपल को, रूल्स को फॉलो करे जा रहे हैं, तो वो डिवीज़न जो है वो वहाँ पे मैटर नहीं करेगा। डिवीज़न होना अच्छी बात है, डाइवर्स होना अच्छी बात है, लेकिन वो हार्मोनियस कब रह सकते हैं, जब वहाँ पे डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को फॉलो करा जा रहा है। आपको समझ में आ गया। सो वहाँ पे चाहे माइनॉरिटी की एग्जाम पावर में हो, उनका हिस्सा दिया जाना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनका, उनको राइट्स बिल्कुल मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर यही कह रहा है आपका, ठीक है। यानी माइनॉरिटी चाहे वो कोई से भी ग्रुप्स के हो, कोई से भी रेसेस के हो, उनको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बॉडी मास से है, बॉडी मास निकालना आपको आना चाहिए। मोहित ये निकाल लेना, ठीक है। मोहित ये आप देख लीजिए 28 इसका, ठीक है, इसको हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मनी एंड क्रेडिट से है। अमृता इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बिलोंग टू द रिच अर्बन हाउस होल्ड वेयर रानी वर्क एज अ हेल्पर कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड कम्स फ्रॉम द पुअर रूरल हाउस होल्ड। बोथ हैव द क्राइसिस एट होम
एंड विश टू टेक लोन। अच्छा, लोन लोन के ऊपर बता रहे हैं भाई, एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, जाहिर सी बात है लोन उसी को मिलेगा, आपने पता होगा भाई। और दूसरा वर्कर है, बैंक क्या देता है, बैंक देता है कोलेटरल, यानी आपके पास सोर्स क्या है लोन लेने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड है, आपके पास जो है गारंटी होती है, बैंक जो है बैंक को लगता है कि भाई ये हमारा जो पैसा अश्योर्ड वापस कर देगा, तो मिलना किसको आसानी होगा यहाँ पे लोन, ऑब्वियसली किसको मिलना आसानी होगा, अमृता वुड बी सक्सेसफुली गेट द लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर ऑफ, बिकॉज क्योंकि फॉर्मल सेक्टर से बैंक से लोन लेना किसको ईजी होगा, क्योंकि जो लेबर है उसके पास ना डॉक्यूमेंटेशन है, ना उसके पास ज़मीन है, ना उसकी जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है। तो टर्म्स और कंडीशन यहाँ पे जो लोन के होते हैं वो कौन फुलफिल कर रहा है, अमृता। बहुत ईजी क्वेश्चन है, या इस तरीके से ही पूछ सकता है कि व्हाट इज अ कोलेटरल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लोन, ठीक है। तो कोलेटरल क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ क्रेडिट्स, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ द गवर्नमेंट इंश्योर द ग्लोबलाइजेशन फेयर एंड बेनिफिट टू आर शेयर। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन से आपका जो है WTO वाला रूल्स जो कट चुका है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, अवॉइड कर दीजिए। कंज्यूमर राइट्स आपका है नहीं, कट चुका है, पहले आते थे, तो अवॉइड करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इलस्ट्रेट एग्जाम्पल ऑफ फूड ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ लॉन्ग कल्चर एक्सचेंज, इसको भी हम अच्छा, ये आपका उस वाले चैप्टर से है, ग्लोबलाइजेशन वाले हिस्ट्री वाले चैप्टर से है, ठीक है। और इसमें से भी आपका द मेकिंग, हाँ 1.2 ये आपका आ रहा है, यही वाला टॉपिक आ रहा है, ध्यान देना है, बस इतना ही आ रहा है आपका, इतना ही 1.2 ही आ रहा है आपका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है आपका। इस सारे टॉपिक्स में हम समझ लेते हैं। देखो, इलस्ट्रेट द एग्जांपल ऑफ फूड ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। भाई जब सब पहली बार एंशिएंट टाइम का ये कह रहा है ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ कि भाई अलग अलग जगह से जब पहली बार लोगों ने एक्सप्लोर करा सी रूट्स को, तो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाने लग गई। इंडिया में बहुत सारी भाई जो हमें पता है भाई, पोटैटोज़ आए, चिलीज़ आए, ठीक है, ये अलग अलग देशों से चीज़ें आई। टमाटो जैसे जो पुर्तगालीज़ हैं, पोर्तुगीज़ है, वो हमारे देश में क्या क्या लेके आए, टमाटोज़, पोटैटोज़ हम सुनते हैं, ग्राउंड नट्स, मेज़, ये सब बाहर से आई, हमारे लोगों को पता नहीं था, ठीक है। सो वी वर दिखेगा एंड सो वर नॉट नोन टू और एंचेस्टर अंटिल और 5 centuries एगो, ठीक है। 500 साल पहले जो हमें पता नहीं था ये सब चीज़ें कहाँ से आई है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से है, ये जब सबसे पहले जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, तो अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें पहुंची, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, पोर्टुगल्स आए इंडिया में, सबसे पहले पोर्टुगल आते हैं 1498 में इंडिया में। हालांकि क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को खोजने निकला था, बट वो पहुंच कहाँ गया, वो अमेरिका पहुंच गया। तो बाहर की इसमें कॉमन क्वेश्चन सिंपल सी बात, जैसे हम देखेंगे ईस्ट की तरफ से चाइना, नेपाल, यहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा संबंध थे, बट हम देखेंगे जैसे स्पागेटी एंड नूडल्स जो हम जानते हैं कहाँ से आए, वो हमारे आए हैं ईस्ट की साइड से, यानी चाइना, कोरिया, जापान, इस तरफ से आए, ठीक है। इसके अलावा सिमिलर फूड वर इंडिया एंड जापान आल्सो टू अबाउट देयर ओरिजिन ऑफ मेन येट गेस और सजेस्ट, ओके। सो इस तरीके से हमारे जब कल्चरल एक्सचेंज होता है, तो हम देखेंगे कि जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो उनके साथ उनका कल्चर भी आता है, उनकी लैंग्वेज भी आती है। तो यहाँ पे सिर्फ फूड की बात हो रही है, तो ये सब फूड आप लिख सकते हो, कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई और गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इंग्लैंड वाला है, ये आपका कटा हुआ है क्वेश्चन, इसको नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कटा हुआ है, ठीक है, कटा हुआ है। अब आप आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। ओके, नेशनलिज्म इंडिया, नेशनलिज्म इंडिया पे आपको दो ही हिस्ट्री के 2 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप। ये 2 टॉपिक आपको मस्ट करने हैं, और सारे क्वेश्चन इसके कर लीजिए, हिस्ट्री आपकी लगभग पूरी कवर हो जाएगी। 80 से 90% आपका सिर्फ इन्हीं दोनों चैप्टर से आएंगे, बाकी जो प्रिंट कल्चर से थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन इन 2 क्वेश्चन पे आपको मेन फोकस करना है, किस पे, नेशनलिज्म इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप पे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स केम टू द पर्टिकुलर थ्रू एक्स। दोनों क्वेश्चन में आता है ये, फ्रेंच किसमें, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, ये नेशनलिज्म इन यूरोप में भी क्वेश्चन आता है और नेशनलिज्म इन इंडिया में भी क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि क्या चीज़ें हमें हेल्प करती है, एक कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होती है, कि भाई जो कि एक देश बनाने में हेल्प करती है, आपके अंदर क्या कॉमन चीज़ है जो कि एक देश बनाने में हेल्प करेगी। वो चीज़ें आपका आपकी हिस्ट्री, आपका इतिहास जो आपको जोड़ता है, आपके गाने, आपके कल्चर, आपकी लैंग्वेज, आपके बुक्स, आपके आइकॉन्स, आपके जो हैं आपका स्ट्रगल, जैसे हमने देखा नेशनलिज्म में इंडिया में हमने स्ट्रगल करा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह जैसे आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी उनकी लैंग्वेज जो है उनका मैटर करती है। अब यूरोप तो बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन वो अलग अलग देश क्यों बन गए, क्योंकि जर्मन वाले जर्मन बनाया, जर्मन वालों ने जर्मन अपना देश बनाया, फ्रांस वालों ने अपना फ्रांस देश बनाया,
इटली वालों ने अपना इटली बनाया, बेल्जियम वालों ने अपना बेल्जियम बनाया, क्योंकि उन सबकी भाषा अलग अलग है, तो उनका कल्चर अलग अलग है, उनके गाने, उनके फोक टेल्स, उनका कल्चर अलग है। तो जाहिर सी बात है उस देश पे ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें मैटर करती है एक देश बनने में। क्या क्या चीज़ें? वो आपका स्ट्रगल, आपकी हिस्ट्री, आपका फोक, आपका प्रिंट्स, आपकी बुक्स, आपके हीरोज़, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको डेवलप करती है कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा, ये क्वेश्चन तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन कंट्री साइड एंड ड्रू इनटू द फॉर द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। दो क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने अलग अलग जगह पे मेंशन किया आपकी बुक्स में, तो हम समझ लेते हैं, आपको समझ आई तो मैं थोड़ा शॉर्ट में, अभी ये हम इस क्वेश्चन को बाद में भी और करेंगे, क्योंकि ये मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। इस क्वेश्चन को आपको पहले मैं समझाता हूँ। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये दो टॉपिक्स हैं, इनके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ध्यान देना, एक टॉपिक के अंदर 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन पे ही हमारा 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पहला क्या था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन अर्बन एरियाज, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन जो है कंट्री साइड यानी विलेज के एरियाज़ में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज़ में, फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन जो है स्वराज वाला में, उसमें आ जाता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं आपके। और एक क्वेश्चन बनता है नॉन कॉर्पोरेशन कैसे स्लो डाउन हो गया था, ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इस पे बना है आपका, किस पे? नॉन कॉर्पोरेशन पे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। एक अवध की साइड में, मैंने बताया किसान, एक जो है आपका कंट्री साइड में, तो कंट्री साइड में जो मूवमेंट हुआ था वो अवध किसान सभा, ठीक है। अवध किसान सभा क्या था कि वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दास ने जो है मिलकर के यहाँ पे अवध किसान सभा बनाई थी। अवध किसान सभा का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि किसानों को जो भी एक्सप्लॉइट करा जा रहा है बाय द जमींदार्स, बाय द जो ब्रिटिशर्स जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बाय थ्रू द जमींदार्स, और उन पे जो है उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उनसे उनको ज़्यादा पैसे दे करके, सॉरी उनको कम पैसे दे करके ज़्यादा पैसे का अंगूठा लगवा लिया, ठीक है। दिया आपने 50 रुपये, निशान लगवा लिया आपने 500 रुपये। अब ये 500 रुपये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इसका जो है बन जाएगा कितना, बहुत ज़्यादा बन जाएगा इसका। और वो कभी 50 रुपये दे ही नहीं पाते थे, और 50 रुपये की वजह से उनका जो है सारी फसलें ले ली जाती थी, उनकी जो है उनका ज़मीनें छीन ली जाती थी, ठीक है। और वो हमेशा डेब्ट ट्रैप में आ जाते, ठीक है। तो डेब्ट ट्रैप में आने का मतलब ये था कि भाई किसान हमेशा से एक्सप्लॉइटेड थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो एक किसान सभा बनाई, और उन लोगों ने जमींदार, तालुकदार और जो बड़े बड़े जो होल्डर्स थे, जो ज़मीनें जो किसानों की जो फसलें जो होर्डिंग करते थे, उन पे अटैक करा उन्होंने, ठीक है। सेम विद द ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ था कि भाई वहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो क्या नाम है, अलूरी सीताराम राजू जो थे, उन्होंने किस तरीके से किसान जो ट्राइबल्स लोगों को इकट्ठा करा, और उन्होंने देख किस तरीके से जो है ट्राइबल्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी। ट्राइबल्स पे उन्होंने बहुत तरह की वो लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, भाई आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हो, ट्राइबल टैक्स, चौकीदारी टैक्स, ठीक है, आप कुछ चीज़ें कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो उन लोगों ने जो है हिली एरियाज़ में जो भी फॉरेस्ट लॉ थे उसको मानने से इनकार कर दिया, और इस तरीके से जो है पूरा रिबेल हो गया क्या, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर में। हम इसको डिटेल से भी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अगर हम आता है पेपर में। तो अब मैं जो है 5 मार्क्स वाले जो है हम अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे आपका 5 मार्क्स वाले में आगे क्वेश्चन में हम चलिए 5 मार्क्स में आपके क्या क्या है, मीन्स ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन कटा हुआ है आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में। विमेंस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन, बेटा ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लो, 100% जेंडर वाला टॉपिक है। विमेंस सेम टू सेम बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन आया है। विमेंस को कहाँ कहाँ पे डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन फेस करना पड़ता है, बिल्कुल 5 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। पहला लिटरेसी लेवल पे आज भी विमेंस को अगर देखेंगे तो 54% विमेंस एजुकेटेड है, 76% मैन एजुकेटेड है, ठीक है। तो ये वाला जो है अभी भी क्या है, गर्ल्स के साथ जो है एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में खासकर जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिलती है, मेल के पास ज़्यादा है, वीमेन के पास कम है, ठीक है। विमेंस को पढ़ाते हैं आज, मतलब अर्बन एरियाज़ में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, मतलब बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे वुमेंस का रेशियो हालांकि बराबर ही होगा, लेकिन अभी भी गर्ल्स का पूरे ऑल ओवर इंडिया में रेशियो कम है। उसके अलावा वुमेंस के साथ जो है हाई वैल्यू जॉब पे द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स अमंग द हाईली पेड जॉब्स कम मिलती है, ठीक है। स्मॉल यानी जो मोस्टली जो वुमेन्स हैं, जैसे बड़े बड़े CEO
आपको मिल जाएंगे, लेकिन परसेंटेज कम है, ठीक है। विमेंस में मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, आज बहुत सारी विमेन सीईओ हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज मेल ज़्यादा है, यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ वुमेन्स अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब स्टिल आर द स्मॉल। ऑन एवरेज इंडियन वुमेन्स वर्क ऑन द आवर मोर देन एवरेज मैन एवरी डे। यानी आज भी उनको कम पे मिलता है। आज भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर मेल और फीमेल एक जैसा काम कर रहे हैं, बट एक जैसा तनख्वाह नहीं मिल रही है, एक जैसी सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। बहुत सारे फील्ड है। बॉलीवुड इसका एग्जाम्पल है कि एक मेल हीरो को और एक फीमेल हीरो को कम आंका जाता है। मेल हीरो है तो उसको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, ज़्यादा जो वैल्यू दी जाती है, फीमेल को कम पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है। इसके अलावा मैंने बताया कि भाई इक्वल वेजेस वाला राइट तो आ चुका है, ठीक है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, बट ये इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं होता है हर जगह जो है। यहाँ पे हाईली जॉब की और बात हो रही है, यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है। एक जैसे काम के लिए भी आज भी विमेंस के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इक्वल वेजेस नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया बॉलीवुड का या बहुत जगह, ठीक है। यहाँ लिखा स्पोर्ट्स एंड देखो विमेंस खिलाड़ियों को, विमेंस भी जो है क्रिकेट खेलती है, मेल भी क्रिकेट खेलते हैं। अब उन दोनों की जो है वैल्यू देख लो आप। एक मेल क्रिकेटर को कितने पैसे मिलते हैं और एक फीमेल क्रिकेटर को कोई जानता भी नहीं, उनको पैसे भी नहीं मिलते, उनको स्पॉन्सर भी नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ में, बाकी जगह ढाबों में, बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर वुमेंस को एक जैसे काम के लिए पैसे कम दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है सेक्स रेशियो में पता है भाई, मेल और फीमेल का जो पर 1000 पे जो सेक्स रेशियो है वो मेल का ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश में मेल को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है, इसलिए जो है सेक्स रेशियो हमारा ऑब्वियसली मेल प्रेफर चाइल्ड होता है, ना कि फीमेल प्रेफर चाइल्ड होता है, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि भाई गर्ल्स को हम अवॉइड कर देते हैं, गर्ल चाइल्ड को, और बहुत ज़्यादा जो है गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में सेक्स रेशियो बहुत कम है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में और केरला में और बिहार वगैरह में, इस तरफ जो है असम वगैरह में सेक्स रेशियो फिर भी ठीक है, ठीक है। केरला में वगैरह में ज़्यादा ही है। इसके अलावा भाई जो है उसके साथ, इसके अलावा सबसे ज़्यादा फेस करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, ठीक है, हरेसमेंट, बीटिंग, ये सब चीज़ें कौन फेस करता है? ये फेस करते हैं वेमेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट आप इस तरीके से लिखेंगे कि वुमेन्स किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं। चलिए इसमें हम इतने ही क्वेश्चन आप कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ आपको इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।